everyone and welcome back to my YouTube channel. अच्छा, अब हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या इंक्लूड होता है और उससे कैसे इंडिकेशन पता चलता है या वेरिएशन पता चलता है, क्या क्या पता चलता है, तो वो सब हम पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट हम इसको एक साथ पढ़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या काम करती है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या काम करती है। तो फर्स्ट पॉइंट, कॉन्ट्रीब्यूट इन फ्लो। इकोनॉमिक एक्टिविटी कॉन्ट्रीब्यूट करती है इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि हम अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो ये डज नॉट, नहीं करती कंट्रीब्यूट इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ इकोनॉमी। किसी इकोनॉमी के गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में अगर कोई कुछ भी ऐसा काम कंट्रीब्यूट करे इंडियन इकोनॉमी को, तो वो इंडियन या फिर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को करे कंट्रीब्यूट, तो फिर क्या होता है, वो कंट्रीब्यूट करता है किसमें, गुड्स एंड सर्विसेज उसकी उस इकोनॉमी में। पर अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करता। सेकेंड पॉइंट में क्या आता है, इंक्रीज इन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। अगर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज, ऐसे काम जो कि प्रोडक्टिव है उसमें इंक्रीमेंट हो तो इंक्रीज इन इकोनॉमिक प्रोग्रेस। तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ऐसे अगर हम प्रोडक्टिव काम करेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी इंक्रीज हो जाएगा। पर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी डज नॉट इंडिकेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस। पर जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कभी भी इंडिकेट ही नहीं करती है कि कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है या नहीं, क्योंकि मोस्टली नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद बात आती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज इन पर्सनल इनकम एज वेल एज नेशनल इनकम। अगर हम कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं तो हमारी फैमिली की इनकम, एक इंडिविजुअल की इनकम और उससे पूरे कंट्री की इनकम, नेशनल इनकम में भी फर्क पड़ता है। पर जब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इट डज नॉट इंक्रीज, ये कुछ इंक्रीज नहीं करती, ना ही पर्सनल इनकम एज वेल एज ना ही नेशनल इनकम, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ओके, नाउ वी आर क्लासिफाइंग थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज व्हिच इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है ये पढ़ते हैं कि एक्टिविटीज रिलेटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, ऐसी एक्टिविटीज जो नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे जो चल रही हो, इनिशियल लेवल पे, ठीक है, वो सारी इंक्लूड होती है प्राइमरी सेक्टर में। फॉर एग्जांपल कल्टीवेशन ऑफ लैंड, फार्मिंग, एग्रीकल्चर, ठीक है। इसके बाद फिशिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग मछली पकड़ना वगैरह का काम हो गया, और एनिमल हस्बेंड्री जो पशुपालन जैसे बोलते हैं कि गाय भैंस ये सब होती है, ठीक है, उनका पोल्ट्री, पोल्ट्री फार्मिंग जैसे जो मुर्गियों की फार्मिंग होती है ये सब होती है। इसके अलावा माइनिंग, बिल्कुल जो बेसिक लेवल के काम होते हैं वो सब इंक्लूड होता है प्राइमरी सेक्टर में। जब भी हम किसी डेवलपिंग कंट्री की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें, पर इंडिया तो नहीं, पर हाँ कोई ऐसा पिछड़ा देश है जैसे सोमालिया काइंड ऑफ जगह, तो वहाँ पे क्या है कि प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होता है और टर्शियरी सेक्टर देखने को भी नहीं मिलता। तो इसी वजह से प्राइमरी सेक्टर में सबसे कम इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि सबसे पहले प्रोडक्ट यहाँ पे आएगा, फिर उसका फिनिशिंग इधर होगा और फिर बिकेगा यहाँ पे, या फिर उसका बिल्कुल बिल्कुल फिनिश्ड गुड, एकदम परफेक्ट लेवल का गुड यहाँ पे मिलेगा, या फिर इसमें मोस्टली सर्विसेज इंक्लूड होती है। तो जब भी हम बात करते हैं बैकवर्ड कंट्रीज की, तो वहाँ पे क्या है, प्राइमरी सेक्टर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसी वजह से उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। अब हम चलते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। सेकेंडरी सेक्टर में होती है एक्टिविटीज कनेक्टेड विद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नेचुरल, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज इनटू अदर गुड्स। जैसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें हो गया ना हमारा एग्रीकल्चर हो गया, पोल्ट्री हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, या फिर हमारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, जब इनके प्रोडक्ट्स का काम इधर ट्रांसफॉर्म्ड होता है, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें इंक्लूड होता है जैसे कि अगर हमने यहाँ पे एग्रीकल्चर किया, एग्रीकल्चर में हमने गेहूं उगाया, अब गेहूं अगर फ्लोर में जाके, आटे में जाके कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। इसके अलावा अगर हम फॉरेस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे पेड़ उगाए अलग अलग तरह के, नीम के या फिर चंदन के, और उन्हीं पेड़ों से अगर अपन फर्नीचर बना देते हैं तो ये क्या बन गई, वापस से सेकेंडरी सेक्टर की एक्टिविटी। इसके अलावा माइनिंग इनटू प्रोसेसिंग ऑफ ओर, जब अगर हम माइनिंग कर रहे हैं और माइनिंग में हम प्रोसेसिंग करते हैं ओर की, तो वो भी सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड हो जाएगी। अब इसके बाद टर्शियरी सेक्टर की बात करते हैं तो टर्शियरी सेक्टर में आते हैं एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स रिक्वायर्ड बाय द सोसाइटी। ऐसे काइंड ऑफ प्रोडक्ट जो कि सोसाइटी से, प्रोडक्ट्स या फिर सर्विसेज जो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है सोसाइटी को फॉर द बेसिक लिविंग ऑफ देयर सेल्स, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल आते हैं जैसे डॉक्टर हो गए, टीचर हो गए, मेड हो गई, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, या फिर ट्रांसपोर्ट कंपनी। सो दैट्स ऑल फॉर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर एंड दैट्स अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक पे। ओके, नाउ वी आर रीडिंग जनरली वुमेन आर नॉट पेड एज कंपेयर टू मेन। अब इसके कुछ एक्चुअल रीजन भी है और कुछ बेसिक रीजन भी है और कुछ पेट्रियार्कल रीजन भी है, ठीक है, तो वो हम सब पढ़ेंगे। तो देखो, एज कम्पेयर टू मेन, वुमेन हैव मेजर एजुकेशन एंड लो स्किल्स। अगर हम मेन से कंपेयर करें तो वुमेन्स के पास बहुत ही कम एजुकेशन होती है एज वेल एज लो स्किल्स होती है, क्योंकि
इन द बैकवर्ड एरियाज उन पे ध्यान नहीं दिया जाता। अभी भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता है, और अगर नहीं पढ़ाया जाएगा तो एजुकेशन नहीं आएगी, आगे जाकर उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं किया जाता, या फिर उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता। यही रीज़न होता है कि मेंस पे ध्यान दिया जाता है, और इस वजह से उनकी स्किल्स अच्छी हो जाती है, उनकी एजुकेशन अच्छी हो जाती है, जबकि वुमेन्स उसी बैकवर्ड कंडीशन में रहती है। और ये मेन रीज़न रहता है कि वुमेन्स को कम पैसे मिलते, कम वेज मिलते एज कम्पेयर टू अ मैन। ठीक है, इसके बाद वुमेन्स आर पेड लोअर एज कम्पेयर टू मैन विद नो जॉब सिक्योरिटी एंड इरेगुलर। अब देखो मोस्टली अगर हम देखो जॉब सिक्योरिटी तो मैन के पास भी नहीं है, वुमेन के पास भी नहीं है, जब तक गवर्नमेंट नहीं आ रही। पर अगर हम बात करते हैं कि जैसे वुमेन्स हो गए या फिर मैन हो गए, तो वुमेन्स की लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है जॉब सिक्योरिटी या इरेगुलरिटी को लेके, क्योंकि उनकी फैमिली भी होती है। फैमिली तो मेंस की भी होती है, पर फिर भी वुमेन्स के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है फैमिली के लिए। तो दैट्स द रीज़न वाई कि ये इरेगुलर हो जाता है, और जॉब सिक्योरिटी नहीं रहती है जगहों पे, क्योंकि कभी वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, उनके बच्चा हो जाता है, फिर बच्चे की केयर करना है, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इम्पॉर्टेंट रहता है एक फैमिली के एस्पेक्ट से। ठीक है, इसके बाद द सेक्टर लैक्स विद द मैटरनिटी लीव। जो हमारा ये वाला सेक्टर है उसमें मैटरनिटी लीव बहुत सारी जगहों पे नहीं देते हैं। ठीक है, एज वेल एज चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़ नहीं रहती। अगर वुमेन काम कर रही है तो उनका बच्चा कहाँ जाएगा, और अगर बच्चे को हम उसी मतलब जिस कंपनी में काम कर रही है, फिर जहाँ जगह पे काम कर रही है उस उधर ही रख ले, पर वहाँ पे ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चे परेशान हो ऐसे, कोई मम्मी को ऐसे कौन ही मम्मी रखेंगी, तो फिर उनको इरेगुलरिटी लानी पड़ती है अपनी जॉब में, फिर छोड़नी पड़ती है, तो इस वजह से जॉब सिक्योरिटी भी नहीं रहती और इरेगुलर भी हो जाते हैं। या फिर और भी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम की प्रॉब्लम, जैसे लेट नाइट शिफ्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, या फिर ईव टीजिंग की प्रॉब्लम्स हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट करती है अभी के टाइम में भी सोसाइटी में, जिसकी वजह से वुमेन्स की जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो मेन से कम रहता है काफ़ी सारी चीज़ों में, और वुमेन्स को कम वेज प्रोवाइड होता है एज कम्पेयर टू अ मैन। ओके, सो अब हम चलते हैं अगला वाला टॉपिक। अब हम पॉपुलेशन पे आ गए हैं, तो पॉपुलेशन की क्वालिटी किन किन चीज़ों से वेरी करती है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट की मतलब कितने लोगों के पास एजुकेशन है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग एजुकेटेड है, और इसी एजुकेशन लिटरेसी से क्या होता है, लोग अच्छे डिसीजन ले पाते हैं अपनी लाइफ में, विच बेनिफिट्स द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड अ लॉट एज एन इंडिविजुअल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की, तो जितनी आपकी अच्छी हेल्थ रहेगी, हेल्थ के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं कि कोई कितने लोग बीमारी नहीं है उनको, शुगर बीपी, या फिर कितने लोग अपनी प्रॉब्लम से जूझ नहीं। अब देखो किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो अलग चीज़ है, बट अगर हम देखें किसी की इनर प्रॉब्लम्स ऑफ अ बॉडी, ठीक है, जैसे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई, फॉर एग्जाम्पल शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, तो जितनी अच्छा खाना खाएंगे, जितने अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, जितनी अच्छी हेल्थ होगी, उसकी वजह से डायरेक्टली इंक्रीज होगी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जितनी तुम एक्सरसाइज करोगे, अच्छे से एक्सरसाइज किया करो, खाना अच्छे से खाया करो, न्यूट्रिएंट्स अच्छे से लिया करो, तो क्या है तुम ज़्यादा जियोगे। और अगर नहीं लोगे तो फिर तो भी जी ही जाओगे यार, ऐसा तो कोई इशू नहीं है। क्योंकि एक्चुअली हमारे जो प्रीवियस लोग थे, मतलब जो हमारे पहले के लोग थे, जैसे कि दादी दादू वाली जनरेशन हो गई, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छा खाना खाते थे, उनके खाने में इतने पेस्टिसाइड्स, इतने केमिकल्स नहीं होते थे, और वो खाना भी बहुत अच्छा खाते थे, और घी वगैरह खाते थे। और एक हम हैं बर्गर से उठ ही नहीं पा रहे हैं, और अभी तो सुशी खानी है सबको, तो अच्छी बात नहीं है, खाना अच्छे से खाया करो। इसके बाद हम अगर स्किल फॉर्मेशन की बात करें, तो स्किल फॉर्मेशन में क्या क्या होता है कि जैसे कितनी स्किल्स सीख रहे हैं लोगों के पास, कितनी स्किल्स है, एक स्किल सीख के एक काम को जो 1 घंटे में होता है वो कैसे 10-15 मिनट में ही कर दिया जाए। या फिर स्किल फॉर्मेशन जैसे अवेयरनेस फैलाना लोगों के बीच में कि कैसे कैसे काम होता है, कैसे कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, जो कि इकोनॉमिक लेवल, सोशल लेवल ऑफ द सोसाइटी में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। हम एक एक करके पढ़ते हैं, सबसे पहले एजुकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन, जिसको हमने लिटरेसी रेट से पढ़ा था पिछले वाले स्लाइड में। ठीक है, तो एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या प्रोज होते हैं एजुकेशन के, तो वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो फर्स्ट पॉइंट सेज दैट बेटर यूज ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। अगर हमारे पास एजुकेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइंस की फील्ड से हो, तो आपको बताइए कि आप एस्ट्रोनॉट बन सकते हो, आप साइंटिस्ट बन सकते हो। ठीक है, या फिर आप पढ़ा सकते हो साइंस की लाइन में, टीचिंग की लाइन में जा सकते हैं, या फिर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी कि आप नेट कर लीजिए, गेट कर लीजिए
साइंस को लेके, तो मतलब काफ़ी सारी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ पता होंगी। पर अगर हम यूपीएससी की साइड जाए तो आपको पता है हम तीनों ही उससे कर सकते हैं, कॉमर्स, बीकॉम, बीएससी, बीए सब कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें पता होता है कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं, आस-पास से हम सीख जाते हैं कि क्या-क्या हमें पढ़ना चाहिए, किस-किस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहिए, किस-किस चीज़ से जॉब मिल सकती है, ठीक है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इसके बाद आती है सेकंड पॉइंट की एजुकेशन एंड स्किल प्रोवाइड अर्निंग टू एन इंडिविजुअल। अब जैसे ही हमारे पास एजुकेशन आएगी और एजुकेशन के साथ-साथ हमारे पास स्किल आएगी, उस एजुकेशन को हमें सीखने मिलेगा, स्किल्स से कुछ-कुछ सीखने मिलेगा, तो उस चीज़ से क्या होगा, अर्निंग मिलने लगेगी। अर्निंग मिलेगी तो इंडिविजुअल का डेवलपमेंट एज़ वेल एज़ फिर सोसाइटी का डेवलपमेंट और उसके बाद फिर पूरे नेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यू हॉरिजॉन्स एंड एस्पिरेशन डेवलप वैल्यू फॉर लाइफ। अब देखो, जैसे ही चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है, पूरे लाइफ में जब तुम्हारे पास पैसे आने लगते हैं तब तुम्हारा ग्लो अप हो जाता है, तब तुम और सुंदर दिखने लग जाते हो, तब तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है, तुम्हारा सब कुछ अच्छा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, तो नए हॉरिजॉन्स ऑफ लाइफ की, अगर तुम्हारे पास जैसे कोई सर्विस है और तुम्हें उस पे से पैसा आ रहा है, फिर तुमने सोचा कि शाम को अगर मैं फ्री रहता हूँ तो मैं एक काम करता हूँ, कोई छोटा मोटा सा बिजनेस खोल लेता हूँ, या फिर अगर मैं इस कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ तो मैं साइड बाय साइड हसल में मैं कंटेंट क्रिएशन कर लेता हूँ, या फिर कुछ भी हो रहा है तो तुम्हारे पास न्यू हॉरिजॉन्स खुलेंगे। जब तुम्हें एक जगह से पैसा आएगा या फिर कहीं से भी पैसा नहीं आएगा, अगर तुम्हारे पास एजुकेशन भी होगी ना, तो और तुम्हें कहीं जॉब भी नहीं मिल रही तो भी तुम सोचोगे कि चलो मैं इस चीज़ में ट्राई करके देखता हूँ, तो न्यू हॉरिजॉन्स खुलते जाते हैं। एज वेल एज लोग एस्पायर भी होते हैं कि उनके अंदर एम्बिशन आता है कि हमें काम करना है, पैसा कमाना है, ठीक है। तो एजुकेशन मोस्टली ना पैसा देते हैं, और पैसे से क्या आता है, मोटिवेशन आता है, और इट डेवलप्स वैल्यू फॉर लाइफ, और वैल्यू फॉर लाइफ भी बढ़ जाती है जब तुम, इट्स नॉट लाइक दैट, बट मैं एक बिल्कुल बेसिक लेवल का एग्जांपल देती हूँ कि जब अपन किसी भी शादी में जाते हैं, यू डोंट हैव अ जॉब, ठीक है, तो रिश्तेदार बोलते हैं कि अरे कुछ काम नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, बट उसके बाद अगर तुम्हारे पास एक बहुत अच्छी जॉब है, तुम्हारे पास एजुकेटेड हो, तुम लिटरेट हो, तुम समझदार हो, जब भी तुम अपनी बात रखते हो तो लोग बहुत ऐसे सुनते हैं, तो इट्स लाइक इट डेवलप वैल्यू फॉर लाइफ। तुम खुद से भी बहुत ज़्यादा ऐसे पावरफुल स्ट्रेंथन फील करते हो, तुम लो फील नहीं करते हो, और ये तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। एज वेल एज अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं तो इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं, सोशल ग्रोथ भी होती है, पॉलिटिकल ग्रोथ भी होती है, कि अगर हम समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हम हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स को बहुत अच्छे से चुनते हैं, ठीक है, कौन एक्चुअली हमारे देश के लिए काम करता है और कौन नहीं करता। इसके अलावा हमारे पास ग्रोथ आती है, जैसे सोशल ग्रोथ आ गई। सोशल ग्रोथ में क्या होता है, जैसे हम एक सोसाइटी में कितना एजुकेटेड काम कर रहे हैं, ठीक है, सैनिटेशन पे कितना ध्यान है, ये नहीं सोसाइटी में पूरा कूड़ा पड़ा है, बट नहीं, हम अगर एजुकेटेड है, समझते हैं, तो हाइजीन सैनिटेशन का भी ध्यान रखें, और बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं लाइफ में जिसकी वजह से सोसाइटी में भी ग्रोथ आती है, एजुकेशन की वजह से, लिटरेसी की वजह से। इसके बाद बात आती है इट एनहेंस नेशनल इनकम एंड कल्चरल रिचनेस। जब भी हम पढ़ाई लिखाई करेंगे, स्किल होगा, नौकरी करने जाएंगे, पैसे आएंगे, इंडिविजुअल की ग्रोथ हुई इकोनॉमिक लेवल पे, और जब हम सोशल लेवल पे, फिर उसके बाद नेशनल लेवल पे, तो लास्ट में नेशनल इनकम को बढ़ाता है एजुकेशन। इसके बाद कल्चरल रिचनेस। कल्चरल रिचनेस में देखो, जब भी हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हम ज्योग्राफी उठा के देख लो तो तुम्हें पूरे इंडिया के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर तुम एक वेस्ट बंगाल के इंसान हो, ठीक है, वेस्ट बंगाल में रहते हो, और फिर तुम्हें तमिलनाडु के बारे में पढ़ना पड़ रहा है कि वाओ यार यहाँ पे इतनी सारी चीज़ है, तो तुम्हारा मन करेगा कि चलो वहाँ घूमने चलते हैं, उस चीज़ को तुम एक्सप्लोर करना चाहोगे। और नहीं भी करोगे तो तुम्हें एक जनरल नॉलेज में पता होगा कि कल्चर में कितनी रिचनेस है। और इसके अलावा अगर कल्चरल रिचनेस की हम, ये तो स्कूल लेवल की बात होगी, पर अगर हम कहीं पे जॉब करने जाते हैं, ठीक है, तो अगर मैं तमिलनाडु में रहती हूँ, ठीक है, और मेरा राजस्थान में ट्रांसफर हो गया, तो मैं राजस्थान को पूरा कल्चर सीख पाऊंगी, अपनी फैमिली को भी बता पाऊंगी, मेरे आसपास वालों को बताऊंगी। तो कल्चर एक्सचेंज में भी बहुत सारा हेल्प होता है, रिचनेस बढ़ती है कल्चर की, ठीक है। वहाँ के लोगों की लैंग्वेज सीखूंगी, उनको 10 लैंग्वेज के वर्ड्स बताऊंगी, और आजकल लैंग्वेज के वर्ड्स तो बताते नहीं है, पता नहीं क्या ही सिखा देते हैं एक दूसरे को। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस में भी एफिशिएंसी आने लगती है। इसके बाद इट इज नीडेड फॉर सिटीजन्स टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज। जब भी हम एजुकेशन होती है हमारे पास, तो हम बहुत ही अच्छे से बिहेव करते हैं, जैसे
हमेशा बोला जाता है ना कि एक इंसान जो होता है वो एक एनिमल होता है, पर अगर उसमें एजुकेशन, स्किल्स ये सब चीज़ें डाल दी तो वो सोशल एनिमल बन जाता है। सोशल एनिमल जिसको ज़रूरत होती है अपने राइट्स की, अपनी ड्यूटीज़ की। जब वो ड्यूटीज़ अच्छे से परफॉर्म करेगा तो वो अपने राइट्स भी अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। अब कोई ऐसे ही पागल आदमी है और वो बोले कि अरे तुम तो रोड पे घूम रहे थे इसलिए मैंने तुम्हारा मर्डर कर दिया, तो नहीं है, नहीं, लैक ऑफ एजुकेशन नहीं दिखाता है। जब हम एजुकेटेड होते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, लोगों के 10 लोगों के बीच में बैठना सीखते हैं कि कैसे होती हैं एक्चुअली चीज़ें, कैसे वर्कआउट करती है, तो तभी तो हमें समझ आता है। नहीं, नहीं तो ऐसे एजुकेशन नहीं होगी, समझदारी नहीं होगी, तो लोग तो ऐसे ही मार काट करके भग लेंगे एक दूसरे को। तो उससे अच्छा है ना, एजुकेशन से बहुत ज़्यादा सोशल ग्रोथ में भी काम आता है और अपने राइट्स और ड्यूटीज़ को पहचानने में भी वो होता है। अगर तुम्हारे साथ कोई वायलेशन कर रहा है, इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, तो तुम्हें पता होगा कि ये एक्चुअली चीज़ें सही नहीं है और मैं इसके अगेंस्ट केस कर सकता हूँ या फिर इसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है? तो उससे तुम्हारी अवेयरनेस भी बनती है। सो एडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन के लिए इतना ही। अब अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। अब पॉपुलेशन की क्वालिटी में एजुकेशन में पढ़ा था हमने सबसे पहले एडवांटेजेस क्या होते हैं, ठीक है? अब देखो, जब भी हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे तो लोग प्रमोट करते हैं एजुकेशन, पर गवर्नमेंट है जिसको हमने इलेक्ट किया है पढ़ पढ़ा के कि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव है हमारी कंट्री के, तो वो भी तो हेल्प आउट करेंगी ना हमें एजुकेशन में। वो पॉलिसी लेके आएंगी, वो ऐसी चीज़ें लेके आएंगी, अवेयरनेस फैलाएंगी लोगों में, जैसे क्या होगा, लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे। तो देखो फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, सबसे पहले क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट ने की है वो सब लिखी हुई है, ठीक है? तो सबसे पहले नवोदय विद्यालय, जो केवी स्कूल्स होते हैं, नवोदय विद्यालय होते हैं, जो स्कूल्स होते हैं उनको सेटअप किया है डिस्ट्रिक्ट्स में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पहुंच पाए। इसके बाद एजुकेशन रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, ऐसी एजुकेशन दी गई है बच्चों को जो मतलब थियोरेटिकल तो दी गई है एज वेल एज प्रैक्टिकल भी दी गई है, जिसकी वजह से जब भी वो ऑक्यूपेशन में जाए, उनका स्किल डेवलपमेंट हो, तो उन्हें वो एजुकेशन वहाँ पे काम आए। एज वेल एज हम अगले वाले में देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान चालू किया गवर्नमेंट ने, जिसमें एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की गई 6 to 14 ईयर्स ऑफ 6 to 14 ईयर्स ऑफ ग्रोथ, मतलब 6 से 14 सालों के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान बोला जाता है उसको, ठीक है? इसके बाद कोर्सेज, कैंप्स एंड अवेयरनेस फॉर एजुकेशन एंड एनरोलमेंट कराओ, एजुकेशन लो, इसके लिए अवेयरनेस फैलाई गई, कैंप्स लगाए गए और कोर्सेज बताए गए कि क्या क्या कोर्स हो सकते हैं, किस किस तरह से आप पढ़ाई लिखाई कर सकते हो। ये सिर्फ छोटे एजुकेशन की बात नहीं है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन की बात नहीं है, ऊपर तक की एजुकेशन फॉर कॉलेज, पीएचडी, यहाँ तक के लिए भी अवेयरनेस आती है। काफ़ी सारे हम पीएचडी एनरोलमेंट प्रोग्राम सीखते हैं, या फिर हम एमए के लिए एनरोलमेंट प्रोग्राम सीखते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है? इसके बाद बात आती है मिड डे मील। मिड डे मील क्या होती है, जो मिड डे बीच के दिन के बीच में जो मील मिले, जो खाना मिले, उसको बोलते हैं मिड डे मील। ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी फैसिलिटी है जो कि प्रोवाइड होती है, जिसमें न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया जाता है बच्चे के, एज वेल एज अटेंडेंस भी आती है कि खाना मिल जाएगा स्कूल में, तो बच्चे चले जाते हैं, बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं, क्योंकि घर पे बहुत टाइम ऐसे ही घर होते हैं जहाँ पे खाना भी प्रोवाइड नहीं हो पाता 2 टाइम के ढंग से। तो गवर्नमेंट अगर प्रोवाइड करवा रही है तो बच्चे अगर खाना खाने के लिए आ रहे हैं तो एजुकेशन भी लेके जाएंगे। और उसके अलावा रिटेंशन मतलब ध्यान जाए इन पे, ये एक ऐसी फैसिनेटिंग सी चीज़ हो जाती है बच्चों के लिए। खाना भी मतलब इतना पॉवर्टी हो जाता है काफ़ी बार कि खाने के लिए भी वो रिटेंशन डेवलप कर लेता है, फैसिनेशन हो जाता है कि खाना मिलेगा इसलिए हम चले जाते हैं, और उसकी वजह से बच्चे एजुकेशन भी ले लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद हम एक्सपेंडिचर की बात करें एजुकेशन के, तो 1951 में 0.06%, ये वाला डेटा भी याद रखेंगे, 1951 में 0.64% एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर था, हमारे जीडीपी के परसेंटेज है ये, ठीक है? उसके बाद जैसे ही 2019 में 3.1% हो गया, क्योंकि एजुकेशन पे अच्छा एक्सपेंडिचर हुआ और लोगों की लिटरेसी रेट भी बढ़ गई। एज वेल एज जब हम 3% चल रहा है अभी के टाइम में 2019-20 के बाद में 21, 22, 23, 24, 25, 26 में पूरा 3% ही जीडीपी का परसेंटेज जाता है एजुकेशन के एक्सपेंडिचर में। इसके बाद बात आती है कि प्लान आउटले इंक्रीज फ्रॉम 151, जितना भी हमने आउटले प्लान किया था वो 151 करोड़ था, पर उसके बाद ये शिफ्ट हो गया 99,300 करोड़ इन 2020 एंड 2021, ठीक है? ओके, नाउ वी आर रीडिंग फोर पेक्यूलियरिटी ऑफ लिटरेसी इन इंडिया, ठीक है? इसमें क्या क्या आता है तो वो देखते हैं। इंक्रीज लिटरेसी, अब लिटरेसी रेट जब हम फ्री हुए थे 1947 में, हमें फ्रीडम मिली थी, उस टाइम से अगर हम कंपेयर करें आज के टाइम में, तो लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एज वेल एज 8% 1951 में थी और अब 85% 2018 में है। जबकि अगर हम अब के टाइम में काउंट करेंगे, 2026 की बात करेंगे, तो लिटरेसी रेट और ज़्यादा इंक्रीज हो गई।
इसके बाद लिटरेसी कंपेयर टू अर्बन एरियाज टू रूरल एरियाज। जब भी हम अर्बन एरियाज की लिटरेसी को कंपेयर करेंगे और रूरल एरियाज के, इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो ऑल ऑब्वियसली अर्बन एरियाज की ज़्यादा आ रही है लिटरेसी रेट, और मेल्स में ये 16.1% हाइयर है। और अगर हम फीमेल्स की बात करें रूरल एरिया से अर्बन को कंपेयर कर रहे हैं तो अर्बन एरिया में 14.2% हाइयर है लिटरेसी रेट फीमेल्स में। इसके बाद लिटरेसी वेरीज ओवर एरियाज, 94% इन केरला एंड 62% इन बिहार। एरिया वाइज में बहुत ज़्यादा लिटरेसी डिफर करती है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिहार स्टेट की बात करें तो वहाँ पे 62% लिटरेसी है, जबकि इंडिया की हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला में है जो कि 94% है। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि लिटरेसी क्राइटेरिया क्या है। जब हमारी 2001 में सेंसस हुई थी उसका लिटरेसी क्राइटेरिया ये रखा गया था कि ऐसे लोग जो जानते हों, जो 7 साल की एज के हों, जो पढ़ना लिखना, who knows, people of age 7 years knows how to read and write with the understanding of language। कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है इंग्लिश ही हो या फिर हिंदी ही हो। अगर वो तमिलनाडु के तो तमिल लैंग्वेज आ जानी चाहिए, या फिर राजस्थान के तो या राजस्थानी या फिर हिंदी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, कोई सी भी जो उनकी मदर टंग हो या फिर कोई भी और लैंग्वेज हो, एज वेल एज उनको पढ़ना आना चाहिए और लिखना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं प्राइमरी स्कूल सिस्टम एक्सपेंडेड ओवर 7,78,842 लाख इन 2019। इतना ज्यादा एक्सपेंड हो गया है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल कौन से होते हैं? 1st to 5th क्लास के। ठीक, दैट्स ऑल फॉर ये प्राइमरी एजुकेशन। सो नाउ वी आर रीडिंग स्ट्रेटजी परस्यूड इन 10th 5-year प्लान टू प्रमोट एजुकेशन। 10th 5-year प्लान में ऐसी क्या स्ट्रेटेजी लाई गई जिसकी वजह से क्या होगा, जो एजुकेशन है उसका प्रमोशन होगा, लोगों में अवेयरनेस आएगी और लिटरेसी रेट इंक्रीज होगी। तो सबसे पहले जो इंक्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, कितने एनरोलमेंट आते हैं पर ईयर या फिर क्या एनरोलमेंट रेशो रहता है, वो हाइयर रहा एजुकेशन का ऑफ द एज 18 to 23 ईयर्स। हाइयर एजुकेशन के लिए, बड़े लोगों के कॉलेज एजुकेशन के लिए वो हाइयर रहा। 27% इंक्रीमेंट हुआ है 2019-20 तक। ठीक है, इससे पहले काफ़ी कम था। इसके बाद फोकस ऑन क्वालिटी, क्वालिटी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, जिस भी स्टेट का जो भी स्पेसिफिक करिकुलम होता है उसको अडॉप्शन करवाना, एज वेल एज मॉडिफिकेशन करवाना, चीज़ों में वोकलाइजेशन करवाना। नेटवर्किंग ऑन यूज़ ऑफ आईटी, आईटी सेक्टर में जितने भी लोग काम करते हैं उसके लिए नेटवर्क लेके आना कि कैसे कैसे काम होगा, क्या क्या चीज़ें हैं, उसकी स्किल्स सिखाना। डिस्टेंस एजुकेशन पे भी फोकस किया गया है कि अगर तुम्हें ऑनलाइन एजुकेशन लेनी है या फिर डिस्टेंस से लेनी है एजुकेशन तो इस पर भी काम कर सकते हैं। एज वेल एज आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को भी इस्टेब्लिश किया गया है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि प्लान आउटले इंक्रीज फ्रॉम 151 करोड़ टू 99,300 करोड़। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब हम चलते हैं अगले वाले टॉपिक। हमने क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ा था, सबसे पहला फैक्ट है एजुकेशन लिटरेसी रेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे हेल्थ। हेल्थ क्या रहती है कि हेल्थ हेल्प्स इन एबिलिटी टू फाइट इलनेस। हेल्थ अगर अच्छी होगी तो हम इलनेस को भी फाइट कर पाएंगे। अगर हमें इम्यूनिटी अच्छी होगा, हमारा न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा तो हम जल्दी रिकवर कर पाते हैं डिजीजेज से। एज वेल एज फिजिकल और मेंटल हेल्थ को भी अच्छा रखती है। ठीक है, अगर हेल्थ अच्छी होगी उसके बाद सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा हमारा इंडिविजुअली या फिर हमारे सोशल लेवल पे भी इकोनॉमिक वेलफेयर भी होगा हमारा। as well as increase efficiency in in harming capacity of worker। देखो, जब भी हम मेंटल और फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो फिजिकल हेल्थ अगर हमारी अच्छी होती है तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी होती है कुछ एक्सटेंट तक। पर अगर हम बात करते हैं सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर की कि किसी की तबीयत खराब रहती है तो कैसे पैसे कमा पाएगा या फिर वो सोशली कैसे प्रेजेंट रह पाएगा, तो सोशल और इकोनॉमिक वेलफेयर तभी आ पाएगा जब हम फिजिकली फिट हो। ठीक है, हम मेंटली अच्छे हों। इसके बाद बात आती है इंक्रीज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है कि काम और अच्छे से कैसे किया जाए। तो कोई बीमार आदमी एक काम को 4 घंटे में कर रहा है और वही सेम काम कोई फिट आदमी ऐसे 10-15 मिनट में ही कर पा रहा है, तो आप समझ रहे हैं इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस पड़ता है। एज वेल एज कैपेसिटी ऑफ वर्कर भी इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी एंड इट्स अचीवमेंट। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में क्या क्या काम ऐसे हुए हैं और क्या क्या अचीवमेंट ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो देखो, नेशनल हेल्थ पॉलिसी फोकसेस ऑन हेल्थ केयर पे फोकस करता है, एज वेल एज फैमिली वेलफेयर, न्यूट्रिशन सर्विस और स्पेशल फोकस ऑन अनप्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो पुअर पीपल है जिनको न्यूट्रिशन लेवल अच्छा नहीं मिलता उनकी हेल्थ केयर पे मेजर फोकस है, बाकी लोगों के भी है। एज वेल एज फैमिली का वेलफेयर कैसे हो पाए। ठीक है, अगर सब लोग फिट होंगे, सब लोग हेल्दी होंगे तो कैसे हो पाएगा, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा हो लोगों का। इसके बाद
स्पेशल सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाई है, स्पेशल फोकस भी किया गया है किन पे, अनप्रिविलेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी पे। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी की वजह से। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है, 69.4% थी पहले 2016 में, अब वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई 2019 में, काफ़ी 2016 में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गई 69.4। अब 2026 की बात करें तो और भी ज़्यादा इंक्रीज हो गई है अभी। एज वेल एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 147 थी 1951 में, और अब 36 ही ले गए 2020 में। जैसे इन्फेंट मोर्टेलिटी मतलब जैसे जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ और वो मर गया, ठीक है, तो वो 147 बच्चे मर जाते थे 1951 में, बट अभी के टाइम में 36 बच्चे ही मतलब बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है 2020 में। और ये बहुत ही अच्छा ऐसा एस्पेक्ट है, इतना अच्छा अचीवमेंट है कि हमने मॉर्टेलिटी रेट को इतना ज़्यादा कम कर दिया, ठीक है। इसके बाद क्रूड बर्थ रेट ड्रॉप टू 20, क्रूड बर्थ रेट थी वो भी ड्रॉप हो गई 20 तक। एज वेल एज डेथ रेट कम डाउन टू 6.2%, डेथ रेट 6.2% हो गई है। पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, पॉपुलेशन की जो हेल्थ है वो भी अच्छी हो रही है, और भी बहुत सारे अचीवमेंट है नेशनल हेल्थ पॉलिसी के, तो वो हम अगले वाले में पढ़ते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मैं आपको मिलती हूँ अगले वाले वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और हम चैप्टर का अगर कोई और टॉपिक में आपको इशू हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।